क्या भारत एक आतंकवादी समूह के साथ बातचीत करके खतरनाक खेल खेल रहा है? देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसने पूरी दुनिया में यही सवाल खड़ा कर दिया है। तो आज चलिए इसी पेचीदा मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। हम यूपीएससी के नज़रिए से इसकी गहराई में उतरेंगे ताकि ये समझ सके कि जो हुआ वो क्यों हुआ और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम समझेंगे कि ये मुलाकात इतनी बड़ी बात क्यों है, फिर जानेंगे कि भारत ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों, इसके बाद देखेंगे कि इस दौरान क्या-क्या गलतियां हुईं और आखिर में उस बड़ी दुविधा पर बात करेंगे जिसका सामना आज भारत कर रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक मामूली सी बैठक क्यों नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। इसे आप एक तरह का डिप्लोमैटिक भूकंप समझ सकते हैं। 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है कि तालिबान का कोई इतना बड़ा अधिकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आमने सामने एक ही मेज पर बैठा हो। ये अपने आप में रिश्तों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। आमिर खान मुत्तकी कोई आम डिप्लोमैट नहीं है। उनका नाम संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में है। सोचिए, उनकी भारत यात्रा को मुमकिन बनाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्पेशल छूट की जरूरत पड़ी। यही बात इस मुलाकात की संवेदनशीलता और इसके ऊंचे दांव को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उठाया क्यों? चलिए अब भारत के उस रणनीतिक गणित को समझते हैं जिसके पीछे बहुत ठोस और व्यावहारिक कारण छिपे हैं। देखिए, भारत के लिए ये फैसला भावनाओं से कहीं ज्यादा व्यावहारिकता पर आधारित है। पहला, भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर मौजूद आतंकी गुटों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पर लगाम लगाना चाहता है। दूसरा, अफगानिस्तान में भारत का जो अरबों डॉलर का निवेश है और वहां जो भारतीय काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा पक्की करनी है। तीसरा, इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, खासकर टीटीपी के मुद्दे पर, और भारत इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। और आखिर में, जब रूस और चीन जैसे देश पहले से ही तालिबान से बात कर रहे हैं, तो जाहिर है भारत इस खेल में पीछे नहीं रह सकता। इस मुलाकात से भारत को जो सबसे बड़ा भरोसा मिला वो यही था। ये बयान इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि 2001 से 2021 के बीच भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट्स पर कई बार हमले हुए थे जिनकी जिम्मेदारी तालिबान से जुड़े गुटों ने ही ली थी। तो ये आश्वासन मिलना भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है। और ये बातचीत सिर्फ जुबानी भरोसे तक ही नहीं रुकी। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को एक फुल फ्लेज्ड दूतावास में बदलने का फैसला किया है। यानी अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेट्स की पूरी तरह से आवाजाही होगी और साथ ही मानवीय मदद और व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी में होता है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। रणनीतिक फायदों के बावजूद इस विजिट के दौरान कुछ बड़ी गलतियां भी हुईं जिनकी वजह से भारत को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इस सवाल का जवाब शायद ना में है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे विवाद हुए जिन्होंने इसकी पूरी चमक फीकी कर दी और भारत सरकार को एक बहुत ही असहज स्थिति में डाल दिया। असल में 3 बड़ी चूक हो गईं। पहली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने अपना इस्लामिक इमिरात वाला झंडा लगाने की कोशिश की जिसे भारत मान्यता नहीं देता, तो ये अजीब सी स्थिति बन गई। दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, उस कार्यक्रम से महिला पत्रकारों को ही बाहर रखना था। इसने एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत की छवि को धक्का पहुंचाया। और तीसरी, भारत के पास एक बड़ा मौका था कि वो तालिबान के सामने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखे, लेकिन वो मौका भी हाथ से निकल गया। और ये सारी बातें हमें हमारी चर्चा के सबसे अहम सवाल पर ले आती हैं कि कोई भी देश अपनी रणनीतिक ज़रूरतों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बीच आखिर संतुलन बनाता कैसे है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक फ्रेम में समेट देती है। एक तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी, अपने निवेश को बचाने की चिंता और इस क्षेत्र में प्रासंगिक बनी रहने की जरूरत। तो दूसरी तरफ एक ऐसे शासन के साथ घुलने मिलने का जोखिम है जो महिलाओं के अधिकारों को कुचलता है और जिस पर यूएन के प्रतिबंध लगे हैं। ये भारत की वैश्विक छवि के लिए एक बड़ा खतरा है। और आखिर में द हिंदू का संपादकीय यही बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्षेत्रीय सुरक्षा हासिल करना बेशक जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी?
भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक बहुत ही महीन रेखा पर चलना होगा। भविष्य में भारत इस संतुलन को कैसे साधता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। सावलकोट प्रोजेक्ट, एक तरफ भारत की रणनीति, दूसरी तरफ पर्यावरण। क्या ये एक रणनीतिक जीत है या फिर एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल खतरा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारा अगला संपादकीय विषय है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे मुद्दे को कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम क्यों नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिंबल कैसे है, इस पर बात करेंगे। फिर भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है, वो रणनीतिक पहलू देखेंगे। इसके बाद जाहिर है पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं क्या हैं, और फिर मामला आता है डिप्लोमेसी का, यानी कूटनीति का। और आखिर में हम ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां सिक्योरिटी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकें। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चिनाब नदी पर बना एक बांध नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो सवाल यहीं आकर अटक जाता है कि आखिर ये है क्या, एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक या फिर एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल गैम्बल, यानी एक ऐसा जुआ जिसका दांव पर्यावरण पे लगा है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी ट्रीटी को समझना होगा, इंडस वाटर्स ट्रीटी या IWT। ये 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, और ये तय करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उससे जुड़ी नदियों का पानी कैसे बटेगा। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट पे काम तो चल रहा था, लेकिन इसमें अचानक से तेजी तब आई जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद भारत ने एक तरफा IWT को सस्पेंड कर दिया। बस इसी एक कदम ने इस प्रोजेक्ट को एक आम बांध से उठाकर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव। मतलब वो कौन सी रणनीतिक वजहें हैं जिनकी वजह से भारत इस प्रोजेक्ट को इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। तो आखिर भारत इसे क्यों पुश कर रहा है? सबसे पहली और सीधी वजह है इसकी कैपेसिटी, 1.8 गीगावाट। ये बहुत बड़ी मात्रा में बिजली है, जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बूस्ट हो सकती है। तो बिजली के अलावा और क्या वजह हैं? 3 बड़े स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हैं। पहला, भारत ये चाहता है कि जो पश्चिमी नदियां हैं उन पर जो हमारा हक है उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। दूसरा, IWT सस्पेंड होने के बाद जो प्रोसीजरल दिक्कतें आ रही थीं उन्हें हटाना। और तीसरा, ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी माना जा रहा है कि इसके लिए जो जरूरी इम्पैक्ट स्टडीज होती हैं उनसे भी छूट मांगी जा रही है। तो ये तो हो गई रणनीति की बात, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, माउंटिंग इकोलॉजिकल कंसर्न्स, मतलब वो पर्यावरण और सामाजिक कीमत जो हमें शायद चुकानी पड़ सकती है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ एक बांध बन रहा है। प्रॉब्लम यह है कि चिनाब नदी पर पहले से ही बांधों की एक पूरी लाइन लगी हुई है। दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल, एक के बाद एक। एक्सपर्ट्स इसे बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर कह रहे हैं। मतलब सोचिए, नदी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और जब आप एक ही नदी पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चलाते हैं तो उसका जो क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब सबका मिला-जुला असर, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। नदी में सेडिमेंट यानी गाद वो जमा होने लगेगी, पहाड़ों के ढलानों पर अस्थिरता बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, हम शायद ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि असल में पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। और फिर बात आती है इंसानी कीमत की। इस प्रोजेक्ट की वजह से करीब 1500 परिवारों को अपने घर, अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें रीसेटल करना होगा। पर्यावरण का नुकसान भी छोटा नहीं है, लगभग 847 हेक्टेयर जंगल की जमीन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और पैसों की बात करें तो डिले और महंगाई की वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट पहले ही 9000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है, एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है, जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उनके रिहैबिलिटेशन पर यानी पुनर्वास पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 0.6% खर्च किया जाएगा। 0.6%। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस विकास की असली कीमत कौन चुका रहा है। तो हमने रणनीति समझी, पर्यावरण की चिंताएं देखी। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट।
क्योंकि ये मामला सिर्फ देश के अंदर का नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर्स और भारत की क्रेडिबिलिटी यानी साख से भी जुड़ा है। यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ भारत का लक्ष्य है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, लेकिन रिस्क ये है कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। दूसरी तरफ हम दुनिया भर में रूल बेस्ड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन ये कदम हमारे ही एक ट्रीटी की बाध्यताओं के खिलाफ जा सकता है। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है। तो डिप्लोमैटिक लेवल पर इसका नतीजा क्या हो सकता है? पहला, पाकिस्तान तो जाहिर है IWT सस्पेंशन की लीगैलिटी को चैलेंज करेगा ही। दूसरा, भविष्य की बातचीत में किसी तीसरे पक्ष के आने का खतरा बढ़ जाएगा। और तीसरा, दूसरे ट्रांस बाउंड्री गवर्नेंस फोरम में भारत की जो पोजीशन है वो भी कमजोर पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या हम सिक्योरिटी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर चल सकते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी की बात करता है। सिक्योरिटी और इकोलॉजी को एक नए नजरिए से देखना, एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी का रास्ता। तो रास्ता क्या हो सकता है? एक सोच ये है कि हम स्टीवर्डशिप टू ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, मतलब अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इकोलॉजिकल जिम्मेदारी के साथ जोड़ दें। एक ऐसा देश बने जो अपने हक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। असल में पर्यावरण का ध्यान रखना ही एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए रीजनल स्टडीज की जाएं, सेडिमेंट्स को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल बने, डेटा में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, और जो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग है उसे एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि शक पैदा करने के लिए। और इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल जिम्मेदारी ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं। तो हम आज की इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। क्या स्ट्रेटेजिक दावेदारी और इकोलॉजिकल कंट्रोल ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है भारत की संभावित विकास दर का अनुमान लगाना। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझते हैं जो हम सभी पर असर डालता है। भारत की अर्थव्यवस्था असल में कितनी तेजी से बढ़ सकती है? और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य, हमारी नौकरियों और हमारी तरक्की से जुड़ा हुआ है। तो आइए भारत की पोटेंशियल ग्रोथ रेट के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो हाल ही में एक बड़ी जबरदस्त खबर आई। हमारी जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ी। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बस एक बार का कमाल है या फिर इंडिया अब हमेशा इसी तेज रफ्तार पर दौड़ने वाला है? क्या हमें अब 8% के आसपास की ग्रोथ की आदत डाल लेनी चाहिए? अब देखिए 7.8% का आंकड़ा पहली नज़र में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में असली कहानी हमेशा नंबर्स के पीछे छुपी होती है। तो चलिए इन नंबर्स की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हम इस 7.8% को पिछले 3 सालों से मिलाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये असल में कम है। कोविड के बाद की रिकवरी के दौरान हमने पहली तिमाही में औसतन लगभग 10% की ग्रोथ देखी थी। तो ये जो नया आंकड़ा है, ये असल में उस रफ्तार से थोड़ा धीमा है। और ये जो धीमा होने का ट्रेंड है, ये सिर्फ जीडीपी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम जीवीए को देखें, जीवीए यानी जो हमारी कंपनियां और खेत असल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां भी यही कहानी है। हाल की ग्रोथ महामारी के बाद के औसत से कम है। तो ऐसा लगता है कि ये एक ओवरऑल ट्रेंड है। अच्छा, शायद ऐसा लग रहा होगा कि कुछ सेक्टर्स धीमे हुए होंगे तो कुछ तेज भी तो हुए होंगे। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो हमारे सबसे मजबूत सर्विस सेक्टर्स जैसे कि ट्रेड और फाइनेंस, वो भी अपनी पिछली परफॉर्मेंस से धीमे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये गिरावट किसी 1-2 इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी में दिख रही है। तो किसी एक तिमाही के नंबर पर अटकने के बजाय हमें एक बड़ा और ज्यादा जरूरी सवाल पूछना चाहिए कि भाई, इंडिया की असली सस्टेनेबल स्पीड क्या है? वो कौन सी रफ्तार है जिस पर हम बिना महंगाई जैसी दिक्कतें पैदा किए लगातार बढ़ सकते हैं? और यहीं पर पोटेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी कार की एक स्पीड लिमिट होती है। आप थोड़ी देर के लिए तेज चला सकते हैं, पर अगर आप लगातार ऐसा करते रहे तो इंजन गर्म हो जाएगा, है ना? ठीक वैसे ही एक इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल ग्रोथ से तेज भाग तो सकती है, पर आखिर में इससे महंगाई बढ़ने लगती है। तो ये वो सस्टेनेबल स्पीड है जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं। तो ये स्पीड लिमिट तय कैसे होती है?
पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिस्ट इसे GFCFR कहते हैं, पर हम इसे इन्वेस्टमेंट रेट ही कहेंगे। यह हमें बताता है कि हम अपनी कमाई का कितना हिस्सा भविष्य की ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, जैसे नई फैक्ट्रियां बनाने में, बेहतर सड़कें बनाने में। लेकिन सिर्फ पैसा लगाना ही काफी नहीं है। दूसरा फैक्टर है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल कितनी समझदारी से, कितनी एफिशिएंसी से करते हैं। इसे आयकर कहते हैं। मतलब 1 रुपया ज्यादा कमाने के लिए हमें कितने रुपए का नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अगर कम पैसे में ज्यादा आउटपुट मिले तो हमारा आयकर कम है और हमारी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट है। और बस यहीं पर सारा खेल है। जब आप इन दोनों चीजों को मिला देते हैं, मतलब हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी कुशलता से कर रहे हैं, तो एक सीधा साधा फॉर्मूला बनता है। इन्वेस्टमेंट रेट को एफिशिएंसी यानी ICOR से डिवाइड कर दीजिए और आपको देश की पोटेंशियल ग्रोथ रेट मिल जाती है। ये हमें इकोनॉमी के इंजन को समझने का एक जबरदस्त तरीका देता है। तो चलिए अब इंडिया के नंबर्स पर आते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है यानी GFCFR, वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्टेबल रहा है। GDP का लगभग 33.6%। ये एक मजबूत नींव है जो दिखाती है कि हम लगातार भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। हाल के डेटा के हिसाब से इंडिया का ICOR करीब 5.2 है। और याद रखिए, ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा। ये नंबर बताएगा कि हम अपने 33.6% के इन्वेस्टमेंट से कितनी ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं थोड़ी सी गणित। जब हम अपने 33.6% के इन्वेस्टमेंट रेट को 5.2 की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है करीब 6.5%। और यही है वो मैजिक नंबर जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। जैसा कि RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन ने भी बताया है, कई एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि भारत की असली क्षमता फिलहाल 6.5% के आसपास है। तो जो 7.5% का आंकड़ा हमें इतना उत्साहित कर रहा था, उसके पीछे की असलियत ये है कि हमारी इकोनॉमी की जो सस्टेनेबल स्पीड लिमिट है वो असल में थोड़ी कम है। चलिए अब इस इन्वेस्टमेंट के अंदर झांक कर देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में कुल इन्वेस्टमेंट में सरकार का हिस्सा बढ़ा है। पब्लिक सेक्टर का हिस्सा 21% से बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ एक पेच है। सरकार के इस इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने में एक खतरा है। सरकार का ये जो खर्च है, इसकी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से कम हो रही है। पिछले साल जो ग्रोथ करीब 29% थी, वो इस साल घटकर सिर्फ 11% के आसपास रह गई है। ये एक बहुत बड़ा स्लो डाउन है। और दिक्कत यह है कि जब सरकार धीमी हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर उस खाली जगह को भर नहीं रहा है, बल्कि कुल इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा तो असल में 37% से गिरकर करीब 34% हो गया है। ये एक चिंता की बात है। तो सवाल ये है कि हम इस 6.5% की लिमिट को कैसे तोड़ें, कैसे इससे आगे निकलें। एनालिसिस 3 मुख्य रास्ते दिखाता है। हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना होगा, और हमें उस पैसे का इस्तेमाल ज्यादा कुशलता से करना होगा ताकि हमारा ICOR कम हो सके। आगे की राह देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ AI जैसी नई टेक्नोलॉजी हैं जो गेम चेंजर हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल अनिश्चितता और पुरानी मशीनरी को बदलने का खर्च जैसी चुनौतियां भी हैं। हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें और हम कुछ समय के लिए 6.5% के आसपास ही रहें। तो घूम फिरकर बात एक ही सवाल पर आ जाती है, वो कौन सी नीतियां हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल सकती हैं ताकि भारत की ग्रोथ को एक नई रफ्तार मिल सके। ये आज पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ही हमारे देश का आर्थिक भविष्य तय करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के चौथे और आखिरी एडिटोरियल टॉपिक की। ये कहानी है भारतीय रेलवे के एक ऐसे जबरदस्त मिशन की जो सिर्फ पटरियों को नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा भी बदल रहा है। ये है भारतीय रेलवे का महत्वाकांक्षी हरित परिवर्तन, एक ऐसी कहानी जो भारत के क्लाइमेट गोल्स और एक बहुत बड़े सरकारी सिस्टम के आधुनिकीकरण दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो इस बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ताज़ा और दिलचस्प घटना से करते हैं। जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच का सफल ट्रायल हुआ।
ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंडियन रेलवे का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन अब सच में रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कोच की नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की है। तो इस पूरे सफर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसे हासिल करने का गेम प्लान क्या है, और हाँ, इतने बड़े बदलाव के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, आगे की चुनौतियाँ क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये कदम दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? तो चले सबसे पहले तो इस लक्ष्य के साइज को ही समझते हैं कि ये कितना बड़ा है। और यकीन मानिए, ये दुनिया के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो तारीख है 2030। ये वो साल है जब इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। जरा सोचिए, 2030, ये सुनने में ही कितना महत्वाकांक्षी लगता है ना। और जो बात इस लक्ष्य को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है इसकी तुलना भारत के अपने नेशनल टारगेट से। रेलवे का ये लक्ष्य देश के ओवरऑल नेट जीरो टारगेट से पूरे 40 साल, जी हां, 40 साल आगे है। इससे पता चलता है कि रेलवे इस मिशन को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लग जाएगा कि ये नेटवर्क हर रोज करता क्या है। जरा सोचिए, हर दिन 2.4 करोड़ यात्री, मतलब लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर, और साथ में 30 लाख टन सामान। इतने बड़े स्केल पर काम करने वाले सिस्टम को डीकार्बनाइज करने का सीधा मतलब है भारत के क्लाइमेट गोल्स पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? तो इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी में छिपा है। ये किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी योजना है। इस प्लान का जो सबसे मजबूत पिलर है, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। पिछले 1 दशक में इस पर जबरदस्त काम हुआ है, और नतीजा आज देखिए, लगभग 98% ब्रॉड गेज नेटवर्क बिजली पर चलता है। इससे डीजल पर हमारी निर्भरता और उससे होने वाला प्रदूषण दोनों में भारी कमी आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन बात सिर्फ बिजली के तारों तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ साथ कई और चीजें भी चल रही हैं, जो मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई को सड़क से हटाकर रेल पर लाना, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, और खास तौर पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। अकेले ये कॉरिडोर्स अगले 30 सालों में 457 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोक देंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब नेटवर्क तो इलेक्ट्रिक हो गया, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये बिजली आएगी कहाँ से? क्योंकि अगर बिजली कोयले से बन रही है तो फायदा क्या? इसीलिए रेलवे अब तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। सोलर और विंड एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमारी हरी ट्रेनें सच में हरी बिजली पर चलें। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान को हकीकत में बदलने के लिए पैसा तो लगेगा। एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बिना ये सब सिर्फ कागज पर ही रह जाता। और यहीं पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए। ये, आप समझिए, खास तौर पर पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है। वित्त वर्ष 2023 से अब तक सरकार ने 58,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिला है। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे पिछले कुछ सालों में ये फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार बढ़ा है। 2017 में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC के पहले ग्रीन बॉन्ड से लेकर हाल ही में वर्ल्ड बैंक की लोन तक, क्लाइमेट पर फोकस किया हुआ पैसा लगातार इस बदलाव को फ्यूल कर रहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े सफर में ऐसा ही होता है। हर कामयाबी के बाद नई चुनौतियां सामने आती हैं। लक्ष्य तय कर लेना तो एक बात है, लेकिन रास्ते की मुश्किलों को पार करना ही असली परीक्षा है। तो अब देखते हैं कि आगे की राह में वो कौन सी 4 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इस मिशन को अगर सच में कामयाब बनाना है, तो इन 4 जरूरी एरिया पर ध्यान देना होगा। ये सिर्फ ट्रेन चलाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बदलने की बात है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सिर्फ पटरियों पर बिजली के तार लगा देने से काम नहीं चलेगा। ये भी पक्का करना होगा कि वो बिजली कोयले से ना आए। इसके लिए सीधे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वालों से बिजली खरीदनी होगी। स्टेशनों को सिर्फ स्टेशन नहीं, बल्कि ग्रीन हब बनाना होगा, जहां से इलेक्ट्रिक बसें और साइकिल नेटवर्क जैसे लास्ट माइल ऑप्शन मिले।
और हाँ, उन रूट्स के लिए जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है, वहां हाइड्रोजन ट्रेनों जैसे नए आइडियाज को आजमाना होगा। तो मान लीजिए ये विशाल मिशन कामयाब हो जाता है, तो दाव पर क्या लगा है? इसका असर क्या सिर्फ भारत तक ही रहेगा? शायद नहीं। इसके फायदे दोहरे हैं, क्लाइमेट के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। 2030 तक ये मिशन हर साल 60 मिलियन टन से ज्यादा CO2 उत्सर्जन रोक सकता है। अंदाजा लगाइए, ये कितना है? ये करीब 13.5 करोड़ कारों को सड़क से हटाने के बराबर है, और साथ ही ईंधन की लागत में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बचत। ये कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन जैसा कि सोर्स में बहुत सही बात कही गई है, असली चुनौती लक्ष्य तय करने में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए पैसा जुटाने और उसे सही ढंग से मैनेज करने में है। मतलब प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कामयाबी तो इस बात पे टिकी है कि उसे जमीन पर उतारा कैसे जाता है। एग्जीक्यूशन, वही सब कुछ है। और यही बात हमें इस रेलवे क्रांति से जुड़े एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या भारत की ये योजना दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन सकती है? क्या ये दुनिया को दिखा सकती है कि कैसे बड़े सरकारी सिस्टम अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखते हुए एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं? तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।